कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर। इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम टीवी के सबसे खास कार्यक्रम नीलकंठ चाय पे चर्चा में। कोविड प्रोटोकॉल के तहत आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं, मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। आज हम जिस मामले को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हैं, वो मामला जुड़ा हुआ है पूरे सिस्टम से। जी हाँ, आज हमारे साथ बहुत सारे एजुकेशन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो विभिन्न इलाकों में, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अपनी निजी स्कूल संचालित करते हैं। क्या रहेगा शिक्षा का स्वरूप आने वाले दिनों में, इसको जानने के लिए आज हम इनसे वार्ता करेंगे और ये अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे, शासन तक पहुंचाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से शिक्षा दी जा सकती है और किस तरीके से शिक्षा का स्वरूप बदला जा सकता है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लालाराम ठाकुर जी हैं जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, विनोद शर्मा जी हैं जो ओसवाल स्कूल से हैं, भगवान साहेब शर्मा जी हैं जो सोफिया स्कूल से हैं, ओम प्रकाश जी हैं शर्मा जो अग्रवाल स्कूल से हैं, और राजेश शर्मा जी हैं जो ग्रीनफील्ड स्कूल से हैं खैरतल से, और बस्तीराम यादव जी हैं जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं खैरतल से और श्री कृष्ण स्कूल संचालित करते हैं। इनके साथ ही राजेश शर्मा जी हैं MR पब्लिक स्कूल अकबरपुर से। जी, सबसे पहले मैं लालाराम ठाकुर जी, आप अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। सबसे पहले आपके समक्ष ये सवाल रखना चाहूंगा कि क्या स्तर रहेगा इस कोविड में शिक्षा का, किस तरीके से बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी? जी लालाराम ठाकुर जी। अगर सरकार हमारे ऊपर पूर्ण रूपेण इस बात को छोड़ दे कि भाई जितने दिन कोविड के कारण से छुट्टियां हुई हैं, इनको आपको कंट्रोल करना है और ये सारा आपके ऊपर डिपेंड है, तो मैं समझता हूँ कि स्कूल वाले अपनी योजना बना करके सारी पढ़ाई का लॉस निकाल सकते हैं और बच्चों को साल भर की पढ़ाई दे सकते हैं। जी विनोद जी, क्या अभी जिस तरीके से बात हुई है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने कहा कि बच्चे जो हैं कच्ची मिट्टी हैं, उनको शिक्षा से यदि दूर रखेंगे तो नेचुरल है पूरी शिक्षा का जो ढांचा है वो खराब हो जाएगा और एजुकेशन से कहीं ना कहीं बच्चे दूर हो जाएंगे। ऑनलाइन एजुकेशन देने की बात चल रही है, कितनी सार्थक है ऑनलाइन एजुकेशन? जी देखिए, मार्च के बाद कुछ कोविड के कारण प्रतिबंध लगा था, इससे स्कूल एजुकेशन पर विशेष कोई नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि एग्ज़ाम डेज के ये दिन निकले हैं। स्कूल रीओपन 1 मई से होना था, मात्र 15 दिन का ही उनका टीचिंग का नुकसान हुआ है। उसके एवज में मैक्सिमम प्राइवेट स्कूलों ने अपने स्तर पर ऑनलाइन एजुकेशन का कार्यक्रम चलाया था और ये बात सही भी है कि ये बच्चों को हम पढ़ाई से ज़्यादा दूर नहीं रख सकते, परंतु मैं उम्मीद करता हूँ पुनः माहौल और समय बदलेगा और ये बीमारी से हमको निजात मिलेगी। ऑफलाइन जो स्कूल है पुनः उसी अवस्था में चालू होंगे। विनोद जी, इसमें लेकिन जो प्रमुख बात आती है कि 1 जुलाई से तो अभी सेशन स्टार्ट होने की बात ही नहीं आ रही, 15 अगस्त के बाद में सेशन स्टार्ट होंगे और 15 अगस्त के बाद में भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जो मानसिकता है वो इस तरह की है कि जो थोड़ा सा सिक्योर्ड है, बच्चे को अभी स्कूल भेजने की अवस्था में खुद को नहीं महसूस कर पा रहे। क्या लगता है अगर आपको कि 15 अगस्त के बाद में भी सेशन किसी रीजन से स्टार्ट नहीं होता तो जो 15 दिन का गैप आज अपन लोग इवेल्युएट कर रहे हैं, जो गैप आया है, ये गैप बढ़ के 2.5-3 महीने का होता है, तो क्या ये बर्डन बच्चों पे, आप पे, अभिभावकों पे, सब पे नहीं आ जाएगा? नहीं, इस चीज़ का कई सॉल्यूशन है। जैसे सरकार चाहेगी तो जो इनका पाठ्यक्रम है उसको उसी परसेंटेज में 30-40% उसका सिलेबस कम कर सकती है। टीचिंग जो आवर हैं उसको 1 घंटे के लिए बढ़ा सकती है, तो निश्चय है कि इस नुकसान की भरपाई संभव है। भगवान जी, क्या सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे छोटे बच्चे? जी सर, ऐसा है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन का जो सवाल है वो सबसे पहले है कि हमारा जो एक टीचिंग स्टाफ है, हमारा जो मैनेजमेंट है, वो कितना अवेयर है। अवेयरनेस लाने के साथ ही हमें सारे जो नियम हैं कोविड के वो अपनाने होंगे और मैं समझता हूँ प्राइवेट स्कूल इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जी राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आप खैरतल से आए, क्या कहना चाहेंगे कि कस्बे में कोविड के जिस तरीके से लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि शिक्षा, एजुकेशन बच्चों को दी जानी सार्थक है या अभी बच्चों को घर ही बैठाया जाना ठीक है? सर, शिक्षा के लिए जरूरी है निरंतरता। तो लगातार यदि बच्चा शिक्षा से दूर रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो बेस है उससे दूर हो सकता है। छोटे बच्चे स्पेशली, तो ये जरूरी है कि उनको ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो,
शिक्षा से जुड़े रहना जरूरी है। राजेश जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है कि कई बार ये समस्या सामने आती है कि अभिभावकों को जब फोन किया जाता है शिक्षकों के द्वारा या स्कूल प्रबंधन के द्वारा, तो ये दिक्कत आती है कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास में इंटरनेट की स्पीड की कमी है। तो क्या लगता है कि खैरतल से आप पधारे हैं, हमारे साथ में अकबरपुर से भी साथी मौजूद हैं, कि कस्बे में क्या मानसिकता है, क्या बच्चे और पेरेंट्स इस चीज को लेके वो जानते हैं कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्या उसको लेके तत्पर हैं कि शिक्षा ग्रहण करने को लेके उनको जो साधन चाहिए उसकी व्यवस्था कर पा रहे हैं वो लोग वहाँ पे? सर, ये जरूरी है कि हम जो हमारे पास गैजेट्स जो आए हैं हम उसका पूरा उपयोग कर पाएं। आज हर घर में मोबाइल उपलब्ध है और साथ में नेट भी इतना सस्ता उपलब्ध है कि नेट यूज हो रहा है। बच्चा पहले गेम्स में या दूसरी चीजों में मोबाइल में समय व्यतीत कर रहा था, अब वो अच्छी चीजों में समय व्यतीत करेगा, उससे बच्चा सीखेगा। तो ये ऑनलाइन एक अच्छा विकल्प है समय की जरूरत के हिसाब से। आप लोगों ने स्कूल के स्तर पर क्या तैयारी की? आप लोगों ने कुछ ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया है जो बच्चे को इस समय जो ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से प्रॉपर तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट कर सके? जी सर, बिल्कुल। हम हमारे स्टाफ के सहयोग से और जो ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध है उसके आधार पर इस तरह के वीडियो बना रहे हैं कि बच्चा आसानी से समझ सके। उसके साथ में पीडीएफ भी इस तरह के साथ में दी जा रही है ताकि बच्चा उसको आसानी से समझ सके और अपनी शिक्षा से जुड़ा रह सके। बस्तीराम जी, आप खैरतल के ब्लॉक अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। खैरतल और उससे आसपास के लगते हुए जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, ढाणी हैं, वहां से आपके पास कहीं ना कहीं बच्चे आ रहे होंगे। क्या लग रहा है कि ग्रामीण परिवेश का बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन में सार्थक साबित होगा? क्या वो उस पथ पर चल पाएगा? जी, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं और ये तकरीबन 1.5 महीने से ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी कम से कम 90% बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और व्हाट्सएप के जरिए होमवर्क दिया जा रहा है। पढ़ाई में किसी तरह का नुकसान बच्चों को अभी तक नहीं हुआ है। जो पाठ्यक्रम हमने लागू किए हैं वो भली भांति सुचारू रूप से चालू है। बहुत महत्वपूर्ण बात बस्तीराम जी ने बताई अभी कि ग्रामीण क्षेत्र में 90% बच्चे जो है ऑनलाइन पाठ्यक्रम को लेकर सजग हो चुके हैं। अभिभावक बहुत ज्यादा सुरक्षित रूप से अपने बच्चों को शिक्षा का जो एक वर्तमान सिस्टम है उसको फॉलो करवाने में मदद कर रहे हैं। ऐसा ही एक मजबूत पक्ष देखने में आता है कि जो कोविड सुरक्षा नियम है उसका अनुपालन शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण लोग ज्यादा बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। क्या लगता है आपको लालाराम जी, ये जो स्थिति में विखंडन है, मतलब जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जो ये कोऑर्डिनेशन का अभाव है, क्या इसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता अपने को कि आने वाले दिनों में अपने को अलवर शहर को देखते हुए जो बात आ रही है कि फीस को लेकर कई बार अभिभावक कंफ्यूज्ड है, कहीं ऑनलाइन के दुष्प्रभावों को ज्यादा प्रचारित कर रहा है, तो ये जो गैप है किस प्रकार से पूर्ण कर पाएंगे हम लोग ताकि ये जो महत्वपूर्ण समय वेस्ट ना हो, ये व्यर्थ ना जावे? अभी ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है। गार्जियन अभी घर पर है, ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं। अब आगे स्कूल खुलने के जब समय आएंगे तो गार्जियन संपर्क में आएगा, बच्चा आएगा तो उसके माध्यम से गार्जियन संपर्क में आएगा। और ऐसा लगता नहीं कि इस कारण से कोई भी गार्जियन फीस देने में या फीस को बचाने में कोई संकोच करेगा या आग्रह करेगा। गार्जियन सब तैयार हैं, उनको पता है कि हमारे बच्चों की पूर्ण रूप में स्कूल चिंता कर रहा है और इसी प्रकार से हम चिंता करते रहे तो कोई भी गार्जियन इस बात से दूर नहीं जाएगा और हमारी बात को स्वीकार करेगा। जी राजेश जी, आप अकबरपुर में स्कूल संचालित करते हैं। अभी फिलहाल क्या स्थिति चल रही है ग्रामीण क्षेत्र में? क्या स्थिति चल रही है? बच्चे क्या जुड़ पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे? सर, मूल रूप से जिनके पास में मोबाइल या लैपटॉप है, इंटरनेट की सुविधा है, वो बच्चे जुड़े हुए हैं। और एक छोटी सी चीज देखने को मिली कि जिनके पास नहीं है, क्योंकि गांव में आसपास के ही बच्चे होते हैं, तो वो समय पर अपने साथियों के साथ बैठ करके उस चीज की पूर्ति कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिला है बच्चों से और उम्मीद करते हैं कि अभिभावक इस कार्य में और आगे हमें सहयोग प्रदान करेंगे। जी ओम प्रकाश जी, ये युग परिवर्तन है एक एजुकेशन के सिस्टम का। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि जो अभी जो स्थिति चल रही है कोविड में, आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि और जो मामले हैं वो बढ़ेंगे, तो ऐसे में क्या स्कूल संचालित होंगे या नहीं होंगे? क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? सर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी राजस्थान के शिक्षा मंत्री डोटा सर साहब ने कहा था कि 24 तारीख से सरकारी स्कूल के शिक्षकों को बुलाया जाएगा और 1 जुलाई से संभवतः बच्चों को बुला लिया जाएगा, स्कूल खोल दिए जाएंगे, ओपन कर दिए जाएंगे। उधर केंद्र सरकार 15 अगस्त तक का जैसा आया सामने कि 15 अगस्त तक अभी ये प्रोसेस जैसे बढ़ रहा है, कोविड के केस आ रहे हैं, तो अभी तो मैं
कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मतों में ही अलग अलग विभिन्नता दिखाई दे रही है। ऐसे में जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, निश्चित है कि सुरक्षा के साथ हमें स्कूल तो खोलने पड़ेंगे, क्योंकि गैप बच्चों का लगातार ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए स्कूल तो चलाने हैं। तो सावधानी बरतने के साथ साथ दोनों, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करेगी उसके अनुसार हम विद्यालय खोलने में और बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से लिहाज से पढ़ाई को सुचारू करने में सक्षम होंगे। ओम प्रकाश जी, एक महत्वपूर्ण बात आती है इसमें, जो सुरक्षा की बात करते हैं अपन लोग, जब स्कूल में रिसेस होती है, जब प्रेयर के टाइम पे बच्चा आता है या छुट्टी के बाद में जब निकलता है, तो भीड़ होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो किस तरीके से आप लोग इस स्तर को प्रबंध कर पाएंगे, किस तरीके से मैनेज हो पाएगा कि बच्चों के बीच में जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो मेंटेन हो पाएगी? क्या योजना तैयार की है आपने इसके लिए? सर, इसके लिए बहुत अच्छी तरह से हम पहले भी योजना हमारी पहले चलती थी और अभी भी हम बता रहे हैं इस चीज़ को कि एक्चुअल में जब बच्चा लंच होता है तो वो बाहर निकलता है। अब हम छोटे बच्चे हैं, उनको लंच क्लासरूम में ही करवाएंगे, जहाँ बैठे उन्हीं की टेबल पर टिफिन उपलब्ध करवा करके वहीं पर पानी व सुरक्षा के साथ सारी चीज़ें उपलब्ध करवा करके वहीं पर व्यवस्था करेंगे ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे। बाहर फील्ड में बच्चे को नहीं भेजेंगे। जी विनोद जी, अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें यह है कि अब शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल को, लेकिन व्यवसायीकरण और इसके मापदंड के आधार पर आज एजुकेशन एक इंडस्ट्रीज का रूप ले चुकी है। अभी स्कूल सारे बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं, क्लासेस नहीं लग पा रही है कोविड के चलते। क्या मान रहे हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था की कमर किस तरीके से टूट रही है और क्या प्रभाव पड़ेगा आगामी दिनों में? देखिए, कोविड के कारण निश्चय ही पूरे देश में एक आर्थिक संकट मल्टीप्लाई में छाया हुआ है। जब कोई भी सेक्टर एक चीज़ से प्रभावित होता है तो उससे रिलेटेड अनेक सेक्टर उससे प्रभावित होते हैं। तो जब कोविड के कारण पूरे देश में लॉकडाउन हुआ तो सभी सेक्टर इससे प्रभावित हुए। एजुकेशन में भी जो प्राइवेट सेक्टर है, जिसकी अर्निंग का स्रोत मात्र गार्जियन है, तो वो भी निश्चय ही इस सेक्टर से प्रभावित हुए और उन्होंने स्कूलों को इसका पेमेंट नहीं दिया है। पेमेंट ना मिलने के कारण 90% जो स्कूल हैं वो अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रहे हैं। इससे निश्चय ही 90% जो कर्मचारी हैं, जिनकी लाखों में संख्या है, इससे वो आर्थिक संकट से वो गुजर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि इसमें निश्चय ही गार्जियन भी पॉजिटिव वे में आकर वो हमारी मदद करेगा, इस समस्या को अपनी समस्या समझेगा, तो निश्चय ही इसका एक रास्ता निकलेगा। भगवान जी, इसमें एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी शिक्षण संस्था भी चलाते हैं सोफिया पब्लिक स्कूल के नाम से। इसी प्रकार आप एक अभिभावक भी हैं, आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं। एक अभिभावक के रूप में जब आपके बच्चों के स्कूल से अगर फीस के लिए डिमांड आती है इस समय में, तो आपका क्या जवाब होगा? और उसी प्रकार जब आप एक शिक्षक हैं, आप फीस के लिए डिमांड करते हैं अपने बच्चे जो स्कूल में आपके पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से, तो इन दोनों स्तरों पे आपकी सोच में क्या अंतर महसूस किया आपने? देखिए, इसमें अंतर कुछ भी नहीं है। ये मेरी सोच होनी चाहिए। जहां मैं मेरे बच्चे को आज अध्ययन करा रहा हूं, वहां मुझे स्कूल की व्यवस्थाओं के लिए, उनके कर्मचारियों के लिए क्या हम कितने सक्षम हैं। हम एक दोनों को रिलेटेड है, हम परिवार है। परिवार का एक हिस्सा होता है, जब एक परिवार का एक सदस्य दुखी होता है तो पूरा परिवार मिलकर उसकी सहायता करता है। तो हम भी परिवार है, हमको भी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए इस महामारी के समय। ऐसा लगता है इस बात को समझने से कि कहीं ना कहीं जो स्थिति बनती जा रही है कि ऑनलाइन की तरफ भी, अब जो हम पूर्व के एपिसोड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ये पेंडेमिक सिचुएशन है, चूंकि कभी ऐसी सिचुएशन बनी कि कहीं एपिडेमिक था कि किसी क्षेत्र, किसी देश विशेष में कोई महामारी या कोई दुर्घटना घटित हुई, लेकिन जब पूरा विश्व एक समस्या से जूझ रहा है इस समय, तो कोई स्कूल भी इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं था कि उसको किस प्रकार ऑनलाइन सिस्टम को डेवलप करना है। पेरेंट्स इसके लिए तैयार नहीं थे कि उनके बच्चे को कभी मोबाइल पे जहां हम रोकते हैं वहां उसी पे बैठ के उसको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बच्चा इस चीज के लिए तैयार नहीं था कि जिस चीज के लिए हमेशा उसको रोका जाता है, आज उसी को कहा जाता है कि मोबाइल के आगे बैठ के पढ़ाई करो। तो ये जो युग परिवर्तन की बात आ रही है, जो रूपक जी ने अभी ओम प्रकाश जी से चर्चा करी, इस बात को समझते हुए हमें मानना पड़ेगा कि वर्तमान परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हमने चाहा था कि ऐसा कुछ हो। ये सिचुएशन आई है और हम सबको मिलके एक परिवार के रूप में इससे जूझ कर आगे निकलना होगा और एक संकल्प के साथ निकलना होगा। अन्यथा ऐसा लगता है कि जरा सी हमारी चूक एक अभिभावक के रूप में, कि अगर मान लीजिए हमारी संस्था जिससे हमारे बच्चे की पढ़ाई चलती है वो एक प्रयास कर रही है, तो हमें भी कुछ ना कुछ अपना
एक बेटर रूप दिखाते हुए उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। जितना हम लोग सक्षम, आर्थिक रूप से सक्षम होने के नाते अपना योगदान ट्यूशन फीस के रूप में कर सकें, मेरा मानना यह है कि वो जरूर करना चाहिए और एनालाइज भी करना चाहिए कि जो जिस शिक्षण संस्था में हमारा बच्चा पढ़ रहा है वो प्रॉपर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है अथवा नहीं। जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने नीरज जी। आप चैनल हेड है माध्यम टीवी का और बहुत सार्थक आपने बात कही है कि सबको समझना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और सबके साथ समस्या है, सारे सेक्टर में समस्या है, तो सबको साथ लेकर चलना होगा। नेचुरल है, जिस हिसाब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस आई है उनमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि भाई कोविड के साथ ही रहना है, कोरोना को साथ लेकर ही चलना है और विकास भी करना है। और आज हमारे साथ एजुकेशन जो उस विशेषज्ञ लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, इन्होंने भी अपनी ये बात पूरी सार्थकता के साथ रखी है कि बच्चा कच्ची मिट्टी है, नेचुरल है, उसको शिक्षा से जोड़े रखना है। लाला राम जी, आप सबसे सीनियर हैं और आप अध्यक्ष हैं, और क्या संदेश देना चाहते हैं, छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को, ताकि उनको लगे कि भाई वास्तव में एजुकेशन कितनी प्रभावी है बच्चे के लिए, देश के विकास के लिए, पूरे सिस्टम के लिए। जी लाला राम जी। सभी दर्शक और सभी गार्जियंस इस बात को मान लें कि संस्थाएं उनके समर्थन में खड़ी हैं और जिस प्रकार की कोई समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए संस्था प्रमुख, वहाँ का प्रिंसिपल तैयार है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे किसी भी प्रकार का, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी हम उनके साथ हैं। जब भी बच्चे स्कूल में आए वो हमको फॉलो करें, बच्चों का कोई भी नुकसान हम नहीं होने देंगे। माध्यम टीवी के विषय में भगवान जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आज जो परिचर्चा हुई है, इससे पहले भी एक परिचर्चा आप लोगों ने आयोजित की, जिसका कि एक क्लिपिंग पूरे राजस्थान में सर्कुलेट हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे राजस्थान के व्यूअर्स को, जिन्होंने माध्यम टीवी की जो एक चर्चा रही, बहुत शांत वातावरण में निश्चल भाव से दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों की बातें रखी, और हम भी उस परिवार के सदस्य हैं जहां इस तरह का कॉम्बिनेशन रहता है। तो सभी के कमेंट्स इतने प्यारे आए कि वास्तव में जो एक विशुद्ध रूप से जो परिचर्चा होनी चाहिए वो आज माध्यम टीवी अलवर के माध्यम से माननीय मेरे बड़े भाई रूपक जी और भाई नीरज जी ने जो सिस्टम अडॉप्ट किया, बहुत सुंदर, काबिल तारीफ है। ओम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि माध्यम टीवी जो प्रयास कर रहा है निरंतर, क्या आप प्रेरित करेंगे अपने विद्यार्थियों को, अपने मिलने वालों को कि माध्यम टीवी के यूट्यूब चैनल को डाउनलोड करके इसको आगे से आगे प्रसारित करें? जी बिल्कुल, क्योंकि एक शिक्षा और शिक्षा को प्रसारित करने का माध्यम, जो एक शिक्षक है, एक विद्यालय है, उसको आपने समाज से जोड़ा है और समाज के साथ साथ ये मान के चलो कि देश से जोड़ा है पूरे। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि सभी छात्र, अभिभावक और जो भी हमारे राजस्थान के जितने भी स्कूल संस्था प्रधान हैं, सभी इस चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, व्यू करें, क्योंकि आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं और एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसकी हमें इस समय में सख्त आवश्यकता थी। अतः आपका मैं पुनः धन्यवाद करते हुए आपको बधाई दूंगा कि आप ऊंचाइयों को छुएं इस माध्यम टीवी के चैनल में। ये परिचर्चा जो है हमारी सार्थक हो, शासन तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे, इस भावार्थ के साथ कि एजुकेशन तो बच्चों का मूल उद्देश्य है और इसको हमको लेकर चलना है, कोरोना के साथ रहना है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमको शिक्षा लेनी है। आज आप सब हमारे स्टूडियो में पधारे इस परिचर्चा के लिए, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर, इसीलिए तुम्हें चाय पे